हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। क्लास 25 क्वेश्चन मिड टर्म और ये मैक्रो के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद इंडियन इको का भी वीडियो जो है कल तक आपको मिल जाएगा और पूरी कोशिश की गई है कि ये वो 25 टॉपिक है जिसमें आपका पूरा पेपर कवर हो जाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आपके कवर हो जाएंगे। ये वीडियो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे पास क्वेश्चन है आपके लिए, ताकि दोनों बच्चों को हेल्प मिले, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को। और बेटा आंसर जो है वो हमारे पास लिखा हुआ हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम वाले यहां से स्क्रीनशॉट कर लेना और इंग्लिश मीडियम वाले अपनी बुक को फॉलो कर लेना। मैं दोनों ही लैंग्वेज में समझाता हुआ आपको निकल जाऊंगा, जैसे कि क्लास में बायलैटरल लैंग्वेज चलता है उस तरीके से। तो ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 25 क्वेश्चन से टोटल आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन है आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पता होना चाहिए। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टोटल 3 फेज होते हैं, 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है उत्पादन चरण, प्रोडक्शन फेज, जिसको कुछ लोग आय का सृजन मतलब कि जनरेशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। ये क्या है मैं आपको समझा दूं। देखो, एक है हाउस होल्ड परिवार, दूसरा है फर्म। आप सबको पता है उत्पादन के सारे संसाधन, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? हाउस होल्ड के पास है। तो सारे फैक्टर हाउस होल्ड किसको देगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम हाउस होल्ड फर्म को देगा। फर्म उससे गुड्स एंड सर्विस बनाएगा। तो जैसे ये काम हुआ तो हम कहेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पहला फेज हो गया प्रोडक्शन फेज। ठीक है सबको ये बात? अच्छा, दूसरी बात, आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है? देखो, ये रहा हाउस होल्ड, ये रहा फर्म। सारे फैक्टर हाउस होल्ड ने फर्म को दिए थे, अब फर्म की बारी। इन फैक्टर्स के बदले फर्म मतलब उत्पादक हाउस होल्ड को क्या देगा? इनकम देगा। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट, लाभ, उद्यम के बदले लाभ। तो यहाँ पे जब फर्म ने हाउस होल्ड को इनकम दिया तो हम इस फेज को आय चरण मतलब इनकम फेज का नाम देते हैं। तीसरा है आपके पास व्यय चरण, एक्सपेंडिचर फेज। इसमें क्या होता है? देखो, अब आप मुझे बताओ, इनकम किसके पास है? पैसा किसके पास है? तो सारा पैसा किसके पास है? हाउस होल्ड के पास। और फर्म के पास क्या है? गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा। अब आखिरी चरण में क्या होगा? फर्म वस्तु और सेवा किसको दे देगा? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड परिवार के पास जो इनकम है वो किसको दे देगा? वो खर्चे की फॉर्म में, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में फर्म को। तो बस बच्चा, इस फेज को, ये जो तीसरा काम हुआ, इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सपेंडिचर फेज, व्यय चरण। ठीक है, तो टोटल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये 3 चरण होते हैं और इन तीनों को जोड़ के जो है क्या बनता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप याद रखें, अगर मुझसे कोई कहता है कि डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह को परिभाषित करो, तो मैं कहता हूं इट रेफर्स टू अ प्रोसेस, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन बाय द फर्म, उसके बाद फर्म ने प्रोडक्शन किया, उसके बाद फर्म डिस्ट्रीब्यूट इनकम टू हाउस होल्ड, फिर फर्म ने हाउस होल्ड को इनकम दे दिया, एंड फाइनली हाउस होल्ड एक्सपेंड देयर मनी एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अंत में जो परिवार है वो अपने पैसे खर्च कर देता है उपभोग व्यय के रूप में। तो मतलब आप तीनों बातों को जैसे जोड़ के लिखोगे तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग बन जाएगा। यहाँ पे एक बात आपको और जाननी चाहिए कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो 3 फेज है बच्चे, यही नेशनल इनकम के 3 मेथड बनते हैं। ये प्रोडक्शन फेज आपका प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि बन जाता है। इनकम फेज आपका इनकम मेथड, आय विधि बन जाता है। और एक्सपेंडिचर फेज आपका व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड बन जाता है। ठीक है, तो आप लगातार बने रहें, आप लगातार वीडियो देखते रहें, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन में से ही घूम फिर के आपका मैक्रो का पूरा 40 मार्क्स का पेपर आएगा, टर्म 1 का, मिड टर्म का। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरे की तरफ ध्यान देना। बच्चे, हमारे पास जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं बोल लगातार दोनों लैंग्वेज में रहा हूं, क्वेश्चन दोनों में आपके पास लिखे हुए हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ये फायदा देगा। तो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर बताओ, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। बेटा, 2 टाइप का फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। आप 1 मिनट को समझ लो। देखो क्या है, ये है हाउस होल्ड फर्म, सॉरी हाउस होल्ड परिवार, ये फर्म है उत्पादक। अब होता क्या है, जैसा कि आपने देखा, हाउस होल्ड फैक्टर देता है फर्म को लैंड,
लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और फर्म क्या देता है? गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा। ये जो फ्लो चल रहा है ये है आपका रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह। ये आपका कौन सा फ्लो है बच्चे? रियल फ्लो है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है बेटा? ये देखो, हाउस होल्ड है, फर्म है, ध्यान देना। फर्म हाउस होल्ड को देता है इनकम। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड ने क्या दिया था? फैक्टर, उत्पादन के संसाधन। तो अब फर्म देगा इनकम, रेंट देगा, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, और अब यही इनकम हाउस होल्ड खर्चे के रूप में वापस किसको दे देगा? फर्म को, वस्तु और सेवा खरीदने पे। देखो ना, फर्म ने क्या दिया था इधर से? वस्तु और सेवा। तो हाउस होल्ड वही पैसा एक्सपेंडिचर की फॉर्म में वापस दे देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हुआ ये क्या था? ये था रियल फ्लो, मतलब वास्तविक प्रवाह। और यहां जो ये दूसरा फ्लो चल रहा है ये क्या है? ये है मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, मौद्रिक प्रवाह जिसको आप मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो का नाम देते हो। ठीक है, तो आप ये देखेंगे, दोनों का मीनिंग आपको समझा दिया मैंने क्या होता है। फिर एक में एक्सचेंज किस चीज का होता है? विनिमय किस किस चीज का हो रहा है? रियल फ्लो में क्या हो रहा है? गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है। और मनी फ्लो में क्या हो रहा है? तो मुद्रा, मतलब कि मनी का एक्सचेंज हो रहा है। विनिमय में समस्या, रियल फ्लो में आपको वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं आती है, बार्टर सिस्टम जैसा लगेगा आपको रियल फ्लो को देख के। और मनी फ्लो, इसमें कोई बार्टर सिस्टम नहीं हो रहा। और आखिरी दूसरा नाम, आप रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हो और आप मनी फ्लो को नाम मात्र प्रवाह, मतलब नॉमिनल फ्लो भी बोलते हो। तो स्क्रीनशॉट कर लो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आप भी कर लो बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ, हटा दो इसको। दो क्वेश्चन हो गए आपके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या है देखो, क्या डिफरेंस है किसमें? स्टॉक और फ्लो में। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है? स्टॉक और फ्लो हिंदी, फ्लो को हिंदी में प्रवाह कहते हैं। ध्यान देना दोनों में क्या डिफरेंस है। ये रहा आपका स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। वो वेरिएबल जिसको आप निश्चित समय बिंदु पर, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो, वो स्टॉक है। और वो वेरिएबल जिसको आप पीरियड में मेजर करते हो, ड्यूरेशन में, देखो जो पॉइंट पर मेजर होगा वो स्टॉक है, जो ड्यूरेशन में मेजर होगा, ड्यूरेशन मतलब दो पॉइंट के बीच के टाइम में, वो फ्लो है। ठीक है, अभी इस रूम में कितने बच्चे बैठकर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो स्टॉक है। ठीक है, और आज इस रूम में कितने बच्चे आए या गए, वो क्या है? वो फ्लो है। ठीक है, ध्यान दे, स्टॉक के पास समय काल नहीं होता है, समय काल, टाइम डायमेंशन, टाइम नहीं होता स्टॉक के पास, लेकिन फ्लो के पास समय काल, मतलब कि टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है, मतलब एक स्टैटिक, मतलब कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बार बार चेंज नहीं होता। और जो फ्लो है वो गतिशील है, डायनामिक, लगातार बदलता रहता है। कुछ एग्जांपल भी है आपके पास, जैसे भारत की जनसंख्या इस तारीख को, तो क्या होगा? स्टॉक होगा। ठीक है, और 2009 के दौरान जन्म की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लो। 2009 एक टाइम पीरियड मिल गया आपको, तो फ्लो। और ये तारीख 31 मार्च 2009। ठीक है, तो ये तो पॉइंट की बात हो गई ना, तो ये स्टॉक हो गया। दिल्ली में मारुति कारों की संख्या, तो निश्चित संख्या है ना, अभी दिल्ली में मारुति कार की निश्चित संख्या है, तो स्टॉक हो गया। और 2009 के दौरान, 2009 के दौरान दिल्ली में जो मारुति कार का प्रोडक्शन हुआ, तो वो क्या हो गया? आपको टाइम मिल गया, तो वो क्या बन गया? आपका फ्लो बन गया। सेम ऐसे ही आप याद रखें, मुद्रा की पूर्ति है ना, मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और पैसा खर्च करना, मुद्रा का व्यय, मुद्रा का व्यय क्या है? व्यय करने में बेटा बताओ ना, खर्च करने में समय लगेगा ना, तो वो क्या है आपके पास? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। कर लो स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन हाँ, जो भी पेपर में क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में से थोड़ा सा घूम के आएंगे। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको इंपॉर्टेंट 25 टॉपिक उठा के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चल ध्यान दो। अगला क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या है अगला, कि भाई अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है? डिफरेंस क्या है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में? वेरी वेरी सिंपल। देखो बच्चा, मैं सिंपल सी चीज पे काम करता हूं। मैं ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने वस्तु को खरीदा,
जिस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ने वस्तु को खरीदा, आपको उससे पूछना है वो कौन है। अगर उसने आंसर दिया कि मैं परिवार हूं, मैं हाउस होल्ड हूं, कंज्यूमर है वो कोई, तो आप समझ जाओ वो जो वस्तु लेके जा रहा है वो कैसी वस्तु है, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स है। और अगर उसने आंसर दिया कि मैं फर्म हूं, फर्म उत्पादक हूं, प्रोड्यूसर हूं, मैं चीजें बनाने जा रहा हूं, तो उससे आपको पूछना है कि तू क्या करेगा। अगर उसने ये कहा कि विद इन सेम ईयर, इसी साल मैं इसके यूज से प्रोडक्शन करके इसे आगे बेच दूंगा, तो ये है इंटरमीडिएट गुड्स, अगर एक साल में यूज कर लेगा। और अगर उसने आंसर दिया कि आने वाले कई सालों तक मैं इसका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करूंगा, तो आप समझ जाना कि वो है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्या है, क्या है फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु, और क्या है इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु। वेरी सिंपल, जो गुड्स खरीदेगा, जो वस्तु या सेवा खरीदेगा, उसे रोको, पूछो कि कौन है वो। अगर आंसर उसने दिया कि मैं हाउस होल्ड हूं, मैं परिवार हूं, तो वो अंतिम वस्तु लेके जा रहा है। अगर उसने आंसर दिया कि मैं फर्म हूं, तो आप पूछो कि क्या करेगा। अगर एक साल के अंदर उसका यूज कर लेगा वो, तो वो जो वस्तु फर्म ने खरीदी थी वो इंटरमीडिएट है। और एक साल से ज्यादा समय अगर वो लगाने वाला है, तो जो उसने वस्तु खरीदी थी, कई साल तक उसका उपयोग करने वाला है, तो जो उसने वस्तु खरीदी थी वो क्या थी, वो अंतिम वस्तु थी। ये ध्यान देना। देखो क्या लिखा है, अंतिम वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उपभोग या निवेश के लिए प्रयोग होगा। देखो, अगर कंज्यूमर ले गया तो उपभोग मतलब कंजम्पशन करेगा, और प्रोड्यूसर ले गया तो इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करेगा। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उसी वर्ष पुनः बिक्री कर दी जाएगी, इंग्लिश रीसेल हो जाएगा, या आगे उत्पादन के लिए प्रयोग होगा। मतलब विद इन 1 ईयर, एक साल में या तो बेच देंगे या कुछ बना के फिर उसको बेच देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं पेपर लाया, कागज, और कागज लाया, उससे कॉपी बना के आगे बेच दिया। ठीक है, तो क्या बन गया वो कागज, मध्यवर्ती वस्तु। समझ गए मेरी बात। देखो क्या कह रहे हैं, जब एक देश राष्ट्रीय आय निकालता है, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, तो उसमें वो किसको लेता है उसमें वो किसको शामिल करता है, अंतिम वस्तु को। मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो नेशनल में और ना डोमेस्टिक में, दोनों में से कहीं पर भी नहीं लिया जाता है। उसके अलावा जो अंतिम वस्तु होती है उसकी प्रत्यक्ष मांग होती है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट डिमांड। कंज्यूमर हमेशा किसको डिमांड करता है, अंतिम वस्तु को। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर होता है, जो चीजें बनाता है, वो किसको डिमांड करता है, इंटरमीडिएट गुड्स को। देखो आपके हाथ में, आपके हाथ में जो बुक है वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, सोचो पहले। आपकी हाथ में जो अभी किताब है या आपके हाथ में जो अभी फोन है जिसमें आप ये देख रहे हो वीडियो, वो अंतिम वस्तु है। क्यों, क्योंकि आप हो कंज्यूमर, और कंज्यूमर कुछ भी खरीदता है तो वो अंतिम वस्तु होती है। अब बताओ, उस किताब को बनाने के लिए हमने तो सीधा किताब की डिमांड की, लेकिन उस किताब को बनाने के लिए जो किताब का प्रोड्यूसर है, जो उस बुक का प्रोड्यूसर है, उसने किस चीज की डिमांड की होगी, पेज की। तो पेज क्या बन गया, इंटरमीडिएट, और वो बुक क्या बन गई, अंतिम। और डायरेक्ट डिमांड किसकी होती है, अंतिम की। कंज्यूमर ने फाइनल गुड्स मांगा, और उस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स कौन मांगता है, उत्पादक। तो याद रखें, जो मध्यवर्ती वस्तु होता है उसकी डिमांड व्युत्पन्न मांग होती है, डिराइव्ड डिमांड होती है। फिर मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिशन। जो अंतिम वस्तु है अब उसमें कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तु है उसमें अभी मूल्य वृद्धि मतलब वैल्यू एडिशन का काम होना बाकी है। फिर प्रोडक्शन लाइन, उत्पादन सीमा रेखा। जो अंतिम वस्तु है उसने उत्पादन की सीमा को पार कर लिया है, अब उस पर कोई काम होना बाकी नहीं है। लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तु है वो अभी प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, अभी उस पर काम और भी होगा। और एक बात और, हमेशा कोई वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती नहीं होती। किसी गुड्स को देख के हमेशा आप नहीं बोल सकते अच्छा तू तो हमेशा फाइनल है, तू तो हमेशा इंटरमीडिएट है ना। उपयोग पे निर्भर करता है। देखो मैं बताता हूं, ये चेयर है, ये भैया ये कुर्सी है हमारे पास। अब ये एक परिवार के पास है, तो ये क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, ये अंतिम उपभोक्ता वस्तु है। ठीक है, चलो यही कुर्सी एक ट्यूशन सेंटर में है, उत्पादक के पास। तो अब बताओ प्रोड्यूसर ने इसको क्यों खरीदा, ट्यूशन सेंटर वालों ने इसको क्यों खरीदा, इसकी मदद से कई साल तक काम करने के लिए। तो यही कुर्सी क्या बन जाएगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, अंतिम उत्पादक वस्तु। लेकिन मान लो
मान लो एक कुर्सी डीलर है, चेयर डीलर, जो चेयर में डील करता है, चेयर बेचता है, वो ये कुर्सी खरीद के लाया, तो अब यही कुर्सी क्या बन जाएगी बताओ? अब यही कुर्सी बन जाएगी इंटरमीडिएट वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। ध्यान रखना, निर्भर करता है उपयोग पर कि कौन उपयोग करने वाला है। अगर परिवार ले जा रहा है तो 101% वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, अंतिम उपभोक्ता वस्तु है। और प्रोड्यूसर ले जा रहा है तो आप देखो वो क्या करेगा, अगर कई साल तक वो प्रोडक्शन में यूज करने वाला है तो क्या हो गया, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और विद इन 1 ईयर या तो उसे वो बेच देगा या तो उससे कुछ बना के आगे बेच देगा, तो वो फिर क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं। चले बढ़ो आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई साहब। ये डेप्रीशिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है, पूंजीगत हानि क्या होती है और मूल्यह्रास क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चा, मैक्सिमम लोगों को पता है कि डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास का मतलब होता है किसी भी संपत्ति का मूल्य घटना, किसी भी एसेट्स की वैल्यू घटना। लेकिन क्यों, जब किसी भी संपत्ति का मूल्य, एसेट्स का वैल्यू नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट, नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब सामान्य टूट फूट, पैसेज ऑफ टाइम, समय व्यतीत होना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, प्रत्याशित अप्रचलन, इन 3 बातों की वजह से अगर किसी एसेट्स की वैल्यू घटती है, नॉर्मल वियर एंड टियर हो गया, जब चीज यूज करोगे तो टूट फूट होगा, पैसेज ऑफ टाइम, समय व्यतीत हो गया क्योंकि आपने ला के रख रखा है तो लंबे समय से आप यूज कर रहे हो तो समय व्यतीत हो गया मान लो, ठीक है। या फिर क्या हो गया आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, प्रत्याशित अप्रचलन, कि आपको पता था कि इस चीज की वैल्यू धीरे धीरे ऐसे ऐसे घट जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी चीज की वैल्यू घट जाएगी, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो गया। अगर इन 3 बातों की वजह से एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो हम कहेंगे डेप्रीशिएशन लग रहा है जी, मूल्यह्रास हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हुआ, अप्रत्याशित अप्रचलन, जैसे कोई सामान आप ला रहे थे, उस सामान का एक्सीडेंट हो गया, वो टूट गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उसमें कोई संपत्ति आपकी खराब हो गई, तो फिर वो डेप्रीशिएशन नहीं है, फिर वो क्या है, कैपिटल लॉस है। आप तैयार रहे इन दोनों में डिफरेंस के लिए। डेप्रीशिएशन कब लगता है, जब आप यूज करोगे, नॉर्मल वियर एंड टियर होगा, टूट फूट होगी, पैसेज ऑफ टाइम, समय व्यतीत होगा, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, प्रत्याशित अप्रचलन होगा। इन 3 बातों की वजह से एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो डेप्रीशिएशन। और अगर क्या हुआ, अप्रत्याशित अप्रचलन, जैसे एक्सीडेंट हो गया चीज का, भूकंप में खराब हो गया, बाढ़ में खराब हो गया, कोई नेचुरल क्लाइमेटिकल केसेस हो गए तो उनमें चीजों का नुकसान हो गया, तो वो आपका कैपिटल लॉस है। आओ देखो दोनों में डिफरेंस, मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। सामान्य टूट फूट, नॉर्मल वियर एंड टियर, समय का गुजरना, पैसेज ऑफ टाइम, प्रत्याशित अप्रचलन, समय व्यतीत होना, सॉरी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण स्थिर संपत्ति के मूल्य में गिरावट से है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अप्रत्याशित अप्रचलन, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जैसे कोई क्लाइमेटिकल केस हो गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इन बातों की वजह से एसेट्स की वैल्यू घट गई तो कैपिटल लॉस, ठीक है। चलो जी, हानि के लिए प्रावधान, प्रावधान मतलब प्रोविजन। देखो भाई, डेप्रीशिएशन के लिए प्रावधान बना सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि डेप्रीशिएशन धीमे धीमे होगा। आप डेप्रीशिएशन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि इतना 1 साल में डेप्रीशिएशन लगेगा, तो उसके लिए प्रावधान, प्रोविजन बनाया जा सकता है। लेकिन बेटा, कैपिटल लॉस के बारे में बताना मुश्किल है तो इसके लिए प्रावधान नहीं बना सकते। इससे बचने का तरीका है कि आप बीमा करवा लें, आप इंश्योरेंस करवा लें, ठीक है। चलिए, ये जो डेप्रीशिएशन है ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता है, मतलब कि उत्पादन की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालता है। अब एक बात बताओ, हम जिस पैनल पे आपको पढ़ा रहे हैं डेली ये यूज होता है, तो थोड़ा थोड़ा डेली डेप्रीशिएट हो रहा है ना, तो क्या इससे प्रोडक्शन का काम रुका? नहीं। लेकिन मान लो अगर भगवान ना करे कभी इसका कोई कैपिटल लॉस हो जाए, कोई पूंजीगत हानि हो जाए, अचानक से टूट फूट हो जाए, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आपकी वीडियो आनी बंद हो जाएगी, आपकी क्लासेस रिकॉर्ड होना कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। तो कैपिटल लॉस आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को रोक देता है। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को समझ में आ रहा है। मेरा काम, मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूं, आपका काम कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करके दोगे, ठीक है, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल जाए। चलिए देखिए अगला क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। NFIA पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है? देखो NFIA पॉजिटिव कब होता है, ध्यान देना, जब फीफा फीफा ग्रेटर देन हो किससे, थीटा से। फीफा सबको पता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो आपने विदेशों से कमाया, और फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो विदेश वाले आपसे कमा के ले गए। और अगर NFIA पॉजिटिव है तो आप याद रखें इस केस में नेशनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, मतलब नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से बड़ा होगा। NFIA नेगेटिव कब होता है, अगर फीफा छोटा हो जाए किससे, थीटा से, मतलब कि हम विदेशों से कम कमा के लाए और विदेश वाले हमसे ज्यादा कमा के ले गए, तो इस केस में NFIA नेगेटिव हो जाएगा। और अगर NFIA नेगेटिव हो गया तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो जाता है किससे, नेशनल प्रोडक्ट से। अगली बात, NFIA जीरो कब होगा बच्चे, अगर फीफा माइनस फीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो इस केस में NFIA जीरो। और याद रखें इस केस में देश का नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, टॉपिक नंबर 6 था आपका ये। चलो टॉपिक 7 पे ध्यान दो। NFIA के प्रमुख घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। आपको मैं क्लियर कर दूं, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं भाई देख NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आपने कितना कमाया, और फीटा है ना, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेश वाले आपसे कितना कमा के ले गए। तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं पहला कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। बेटा ये आंसर गलत है, ये आंसर सरासर गलत है। यहाँ पे ये NFIA के कंपोनेंट्स नहीं है, NFIA के ये 3 कंपोनेंट्स है, याद रखना। पहला, कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। क्या मतलब, हमारे देश के एम्प्लॉय जो बाहर से कमा के लाए और बाहर के एम्प्लॉय जो यहां से कमा के ले गए, दोनों का डिफरेंस। दूसरा, संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध साधन आय, हमारे रेसिडेंट की जो प्रॉपर्टी बाहर है और बाहर वाले निवासियों की जो प्रॉपर्टी यहां है, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है। तीसरा क्या है आपके पास, शुद्ध प्रतिधारित आय, मतलब हमारे देश के जो निवासी हैं उनका जो उद्योग इंडस्ट्री फॉरेन में है, वहां से जो हमने कमाया, और फॉरेन वालों का जो बाहर के नॉर्मल रेसिडेंट है उनकी जो इंडस्ट्री यहाँ पे है, यहाँ से जो वो कमा के ले गए, दोनों का डिफरेंस। नेट रिटेन अर्निंग। तो ये 3 कंपोनेंट है NFIA के, ध्यान रखना। ऊपर वाला स्क्रीनशॉट कर लिया ना आपने, इसको भी कर लो स्क्रीनशॉट। 3 चीजों पे नजर डालो, क्या क्या NFIA के कंपोनेंट। पहला है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा है नेट रिटेन अर्निंग, शुद्ध प्रतिधारित आय। चलिए कर लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलो बच्चा पार्टी, अगले क्वेश्चन पे नजर डालो। देखो अगला क्या है, दोहरी गणना की समस्या का वर्णन कीजिए। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल से समझना। पहले देखो समझना किसे कहते हैं डबल काउंटिंग। जब देश नेशनल इनकम निकालता है या डोमेस्टिक इनकम निकालता है, तो अगर नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकालने के समय पे एक ही वस्तु और सेवा 2 बार या 2 बार से ज्यादा बार नेशनल इनकम में ले ली गई, तो हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो गया। जब एक देश नेशनल या डोमेस्टिक इनकम निकाल रहा है और आपने 2 बार या 2 बार से ज्यादा बार कोई गुड्स और सर्विस गिन लिया, तो आप डबल काउंटिंग में फंस जाओगे। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को, मध्यवर्ती वस्तु को, क्योंकि वो पहले ही फाइनल में जुड़ा हुआ है, तो अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स ले लिया तो आप डबल काउंटिंग में फंस जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझोगे। देखो ये एक फार्मर भाई साहब हैं, किसान हैं, और इन्होंने 0 रुपए का इनपुट लगाया, इनपुट मतलब कच्चा माल 0 रुपए का लगाया, और गेहूं की खेती की 500 रुपए की, और वो 500 रुपए का गेहूं
फार्मर ने आगे मिलर को, चक्की वाले को 500 में बेच दिया। अब ये चक्की वाले भैया ने क्या किया, मिलर भैया ने क्या किया, इस गेहूं से मैदा या आटा बनाया और बना के 500 का लिया था ना, 700 रुपए का आगे बेकरी वाले भैया को 700 का बेच दिया। अब बेकरी वाले भैया क्या कर रहे हैं, इन्होंने ब्रेड बनाया और कंज्यूमर को, आपको, हमको, जो हम फाइनल यूजर हैं, हमें 1000 रुपए में बेच दिया। अब देखो होता क्या है, होता यह है कि जर्नल प्रैक्टिस में सबको यह लगता है कि मैंने जो बेचा वो अंतिम है। तो यहां पे अगर आप देखें तो किसान के हिसाब से अंतिम है 500, मिलर के हिसाब से, चक्की वाले के हिसाब से अंतिम है 700 और बेकरी वाले के हिसाब से अंतिम है 1000। तो टोटल फाइनल कितना है, 2200। अगर आप जोड़े, जो सरासर गलत है। क्यों गलत है, आप देखो, अब ये जो 500 रुपए का गेहूं है, इसकी वैल्यू 700 रुपए के आटे में जुड़ी हुई है और ये जो 700 रुपए का आटा है, इसकी वैल्यू 1000 के ब्रेड में जुड़ी हुई है। तो यही जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग। इसी समस्या को दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, दो सीधे सीधे रास्ते हैं। रास्ता नंबर पहला, फाइनल आउटपुट मेथड, अंतिम उत्पाद विधि। आप देखो कि वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है, आखिरी में वस्तु कहां जाके रुक गई है और जो फाइनल यूजर है उसके पास चीज कितने की पहुंची। तो हमारे इस एग्जांपल में फाइनल यूजर कंज्यूमर है, इसने तो आगे किसी को नहीं बेचा ना, इसने यूज कर लिया, तो इसके पास चीज कितने की रुकी, 1000 की। तो आपको नेशनल इनकम में फाइनल आउटपुट मेथड के हिसाब से 1000 रुपए लेने चाहिए। ठीक है। दूसरा तरीका, आप ये देखो कि हर लेवल पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, कितना मूल्य वृद्धि हुआ है। आप देखो, नोटिस करो, फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 500 का बेचा, 0 का बनाया था, तो 500 का वैल्यू एडिशन। फिर आप चेक करो मिलर ने क्या किया, 700 का बेचा, 500 का बनाया था, तो 200 का वैल्यू एडिड। मिलर से आगे बढ़ो, क्यों रहे बेकर, बेकरी वाले ने क्या किया, 1000 का बेचा, है ना, 700 का बनाया था, तो 300 का वैल्यू एडिंग। तो आप देखो 500, 200, 300, मतलब टोटल 1000 रुपए। तो आप दो रास्तों से डबल काउंटिंग से बच सकते हो। रास्ता नंबर पहला कि आप देखें कि अंतिम प्रयोगकर्ता फाइनल यूजर कौन है, और रास्ता नंबर दूसरा कि आप देखें कि हर लेवल पे कितना मूल्य वृद्धि हुआ है। बात खत्म, आप डबल काउंटिंग से बच जाओगे। स्क्रीनशॉट कर लो, काम आएगा आपके। चलो देखो जी, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना, पीडीएफ दे देंगे हम आपको, आप वहां से देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, ये पहले स्क्रीनशॉट कर लो, ये हिंदी वाले बच्चे कर ले पहले स्क्रीनशॉट, और अब इंग्लिश वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट कर लो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या करना है, आओ देखो। ये एक न्यूमेरिकल है, आपको पता है नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो एग्जांपल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन आपके ले लिया है। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है उनमें जिन क्वेश्चंस के नीचे सीबीएसई लिखा हुआ है, जो कभी ना कभी सीबीएसई में आया है, आप उस क्वेश्चन को एक बार न्यूमेरिकल को करके देख लेना। ठीक है, ये रोशन पढ़ाने नहीं देता यार मुझे, एक मिनट बच्चों। कहाँ चले, जिम जाना है। अच्छा चलिए ध्यान देना, क्या है, फाइंड वैल्यू एडेड बाय फर्म ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है फर्म ए ने कितनी मूल्य वृद्धि की है, ज्ञात कीजिए। देखो भैया, फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालना है, आप सबको पता है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, सबको पता है वैल्यू एडेड के लिए क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी को माइनस करना होता है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में तीन चीजें आती है, सेल्फ कंजम्पशन प्लस सेल और प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, सबको पता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, और सेल में क्या आता है, डोमेस्टिक सेल, घरेलू बिक्री जमा एक्सपोर्ट, और इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का क्या हिसाब किताब, मध्यवर्ती में तीन चीजें आती है, परचेज फ्रॉम अदर फर्म, अन्य फर्मों से कितना खरीदा, कितना इंपोर्ट किया, और पावर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कितना लगा। देखो क्या लिखा है, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए
₹5। फर्म ए ने जो फैक्टर खरीदा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो 5 का है। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए ₹2। फर्म ए ने जो नॉन फैक्टर इनपुट खरीदा वो ₹2 का है। सेल बाय फर्म ए टू अदर फर्म इन द डोमेस्टिक कंट्री ₹10। ठीक है, देखो कितना बेचा, दूसरे अपने देश के अंदर कितना बेचा, ₹10 का। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ₹50 का। ठीक है, और एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक इज 3। देखो जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग से 3 ज्यादा है। तो देखो क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है ना, तो अगर ओपनिंग 3 ज्यादा है तो मतलब ओपनिंग बड़ा है, तो चेंज इन स्टॉक आ गया -3। ठीक है, डोमेस्टिक सेल आपको घरेलू बिक्री मिल गया था, आपने बाहर किसी को तो नहीं बेचा ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्सपोर्ट 0 है, सेल्फ कंजम्पशन 0 है, तो 10 + 0 10 ही रह जाएगा, है ना। 10 - 3 7 हो गया। तो ये आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना मिल गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना मिल गया, बोलो, मिल गया ना 7। अच्छा, उसके बाद देखो क्या आपके पास क्या क्या था, परचेस ऑफ फैक्टर इनपुट 5 का था, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 50। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। फर्म ए द्वारा आगतों का क्रय, फर्म ए द्वारा आगतों का क्रय, घरेलू अर्थव्यवस्था में फर्म ए द्वारा बिक्री 10, शेष विश्व से फर्म ए द्वारा कच्चे माल का आयात 50। बच्चा सॉरी यार, ये क्वेश्चन जो हमने लिया ना, ये मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सॉरी। तो आप ना, मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन की जगह पे सारे मेथड के फॉर्मूले रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सारे करके देख लेना जो सीबीएसई में आया। मैं आपको एक बार फॉर्मूला याद दिलवा देता हूँ सारा। देखो सबसे पहली चीज, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी से इंडिकेट करते हैं और डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी से इंडिकेट करते हैं। राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी, घरेलू आय एनडीपीएफसी। ठीक है, कभी भी जी से एन पे जाना है, ग्रॉस वैल्यू से, सकल मूल्य से शुद्ध पे जाना है, तो आपको माइनस करना है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, और शुद्ध से ग्रॉस पे जाना है तो आपको प्लस करना है किसको, मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को। बाजार कीमत, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको माइनस करना है एनआईटी, और अगर फैक्टर कॉस्ट से, कारक लागत से बाजार कीमत पे जाना है तो प्लस करना है आपको एनआईटी। एनपी से डीपी पे जाना है तो माइनस करना है आपको एनएफआईए, और डीपी से एनपी पे आना है तो आपको प्लस करना है एनएफआईए। बच्चा एनआईटी कैसे निकालते हैं, एनआईटी निकालते हैं आईटी माइनस सब्सिडी, और एनएफआईए कैसे निकालते हैं, आईटी मतलब अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी मतलब आर्थिक सहायता। एनएफआईए कैसे निकालते हैं, आपको पता है, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, चलो, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज बेटा, जो पहला मेथड है आपका वो कौन सा है, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि क्या कहता है कि मैं आपको जीडीपी एमपी पर लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको सारे फर्मों का वैल्यू एडेड, जिसका दूसरा नाम जीवीए एमपी भी है, वो निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा। वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पादन का मूल्य में से मध्यवर्ती लागत माइनस करते हैं। उत्पादन के मूल्य में क्या लेते हैं, पहला सेल्फ कंजम्पशन, स्वैच्छिक उपभोग, दूसरा बिक्री सेल, और तीसरा आपका चेंज इन स्टॉक, है ना, स्टॉक में परिवर्तन। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, आपको पता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और सेल्स में क्या आता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंटरमीडिएट में क्या क्या आता है कि आपने अदर फर्म से कितना खरीदा, कितना आपने इंपोर्ट करा, और कितना आपने क्या कर लिया है, अदर फर्म से कितना लिया, कितना इंपोर्ट किया, कितना पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी लग गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। सेम ऐसे बच्चा एक्सपेंडिचर मेथड, वो भी आपको जीडीपी एट एमपी पर लेके आता है। उसमें 4 तरीकों का खर्चा आपको लेना है। पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्लस दूसरा क्या लेना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तीसरा क्या लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हिंदी सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और चौथा क्या लेना है बेटा, नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात,
नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। अच्छा, उसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जो है दो पॉइंट होते हैं आपके, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और प्लस में दूसरा होता है बच्चा चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। सबको पता है चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, स्टॉक में परिवर्तन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और ये क्या है हिंदी, ये है सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, ठीक है। तो ये आपका व्यय विधि का फॉर्मूला है, देख लो एक बारी। जीडीपी एमपी पे लाएगा, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, फिर सकल घरेलू पूंजी निर्माण, फिर शुद्ध निर्यात। और इसमें क्या है, सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण और चेंज इन स्टॉक। और ये कौन सा मेथड था, उत्पादन विधि। तो ये जीडीपी एमपी पे लाता है, वैल्यू एडेड या जीवीएमपी निकाल के जोड़ना है, उत्पादन के मूल्य में से आईसी को माइनस करना है, उत्पादन के मूल्य में सेल्फ कंजम्पशन प्लस सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल बिक्री में डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। इसके अलावा इनकम मेथड में आप सबको पता है इनकम मेथड कहां लेके आता है, एनडीपी एफसी पे, डोमेस्टिक इनकम। तीन इनकम होती है, पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस प्रचालन अधिशेष, और तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजित रोजगार में लगे हुए लोगों की मिश्रित आय। और इसमें तीन चीजें होती है बच्चा, कैश होता है, नगद, फिर काइंड होता है, किस्म वस्तु के रूप में जो कंपनसेशन मिल रहा है, और फिर मालिकों का योगदान सामाजिक सुरक्षा में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मालिकों का योगदान। फिर इधर दो चीजें होती है बेटा, प्रॉपर्टी मतलब कि संपत्ति से आए, और उद्योग एंटरप्रेन्योर से आए, ठीक है, इंडस्ट्री से इनकम। प्रॉपर्टी में तीन चीजें होती है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, किराया, ब्याज, लगान। और इंडस्ट्री से क्या कमाते हो बेटा आप, प्रॉफिट, लाभ, ठीक है। तो ये आपका इनकम मेथड का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये किसका योगदान है, मालिकों का योगदान है सामाजिक सुरक्षा में। तो बच्चा सॉरी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा पाया, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेके आया था उसमें कुछ मिसप्रिंट है। तो आप क्वेश्चन सारे जो सीबीएसई जिन क्वेश्चंस पे लिखा है, पिछले 3-4 साल के भी सीबीएसई लिखे हुए क्वेश्चन कर लो, तो आपके नेशनल इनकम की प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर्मूला मैंने यहां भी समझा दिया है, और फॉर्मूले के लिए वीडियो में सेपरेट भी बना चुका हूं, आपने देखा होगा, हर मेथड का न्यूमेरिकल बनाया है मैंने, तो आप वहां से कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके लिए जी, गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल है आपके लिए, देख लो आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, ये मैं कर रहा हूं आपके लिए। गवर्नमेंट बजट का भी न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में आ सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट करिए इसको, ये गवर्नमेंट बजट का न्यूमेरिकल है, देख लिया। चलो क्या क्या गिवन है, राजस्व घाटा गिवन है, राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां गिवन है, मतलब वो पूंजीगत प्राप्ति जो कर्जा नहीं बनाती, कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू गिवन है, उसके अलावा पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर और ब्याज का भुगतान। क्या क्या पूछा है, निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा प्राथमिक घाटे की गणना कीजिए। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट आपको निकालना है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों आप भी स्क्रीनशॉट कर लो, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है। ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों, देखो पहली बात तो आप ध्यान दो कि अगर आपको चाहिए प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट अगर चाहिए, प्राथमिक घाटा चाहिए, तो आपको देश के फिस्कल डेफिसिट में से, राजकोषीय घाटे में से माइनस करना होगा इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का भुगतान। आप देखो आपके पास ब्याज का भुगतान गिवन है, तो ये आपको माइनस करना होगा अपने देश के फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे में से। तो चलो फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं। अगली चीज, अगर आपको फिस्कल डेफिसिट चाहिए, ठीक है, तो एक फॉर्मूला है आपके पास कि आप क्या करो, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर लो टोटल रिसिप्ट बोरोइंग को छोड़कर। अब अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो देखो आपको क्या मिलेगा। होता क्या है मेरे बच्चे, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऐसे ही माइनस टोटल रिसिप्ट में क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट बोरोइंग को छोड़कर। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करते हो तो जो आपको मिलता है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। तो आप नोटिस करिए, आपके पास क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा गिवन है 40, तो आप लो, आपने रेवेन्यू डेफिसिट इन दोनों का डिफरेंस ले लिया 40। ठीक है, चल उसके बाद प्लस में आपको क्या चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है आपके पास 220। ठीक है, माइनस में बेटा आपको क्या चाहिए, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेवेन्यू डेफिसिट आपने ले लिया सीधा। प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने ले लिया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट बोरोइंग को छोड़कर, पूंजीगत प्राप्ति उधार को छोड़कर, तो ये रहा देखो बेटा, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, वो पूंजीगत प्राप्ति जो सरकार का कर्जा नहीं बढ़ाएगी, तो वो है आपके पास 190। ये कैपिटल रिसिप्ट वो वाला जो कर्जा नहीं बढ़ाएगी 190। लो भैया कर लो इसको सॉल्व। ये हो गया कितना आपके पास, 220 में से 190 गए तो बच गया आपके पास 30 और 40, ये बच गया आपके पास क्या, 70 70 आपको मिल गया फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। अब आप इसको यहां डाल दो 70, फिस्कल डेफिसिट 70 और उसमें से प्राइमरी डेफिसिट 20 माइनस, सॉरी ब्याज का पेमेंट 20 माइनस, तो 70 माइनस 20, ये आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया, 50। कर लो स्क्रीनशॉट। प्राथमिक घाटा यहाँ पे क्या है, प्राथमिक घाटा यहाँ पे 50 है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने यहीं पे आपको सारा समझा दिया है। कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो चल बढ़ो आगे, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मुद्रा आपूर्ति का M1 माप समझाइए, मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1। बच्चे मैं आपको क्लियर कर दूं, M1 मेथड क्या कहता है, M1 मेथड कहता है CC प्लस DD प्लस OD। पहले आप सुनो CC क्या है, जनता के पास सिक्के और करेंसी, नोट एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास है। याद रखे, इसमें जनता के पास जितने नोट और सिक्के हैं उस सभी को शामिल किया जाता है। दूसरा DD जिसको चेकेबल डिपॉजिट, चेक जमा या मांग जमा कहते हैं, ये क्या है, व्यापारिक बैंकों की मांग जमा, जनता का वो पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास जमा है, जिसे जनता कभी भी चेक जारी करके निकलवा सकती है, वो आपका DD है। और तीसरा OD अदर डिपॉजिट, ये क्या है, ये है RBI के पास जमा है, अदर डिपॉजिट विद RBI। और आपको सबसे स्पेशल इसी के बारे में ध्यान रखना है, OD में क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते। देखो अगर हमारे खुद के देश की गवर्नमेंट और हमारे खुद के देश के बैंक ने RBI के पास जमा किया है तो उसको OD में शामिल नहीं करते हैं। और अगर फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकार, फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक, अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड जैसी संस्थाएं, अगर ये संस्थाएं अदर डिपॉजिट करती है, RBI के पास जमा करती है, तो वो OD में आपको लेना है। ये आपका मनी सप्लाई का सबसे पॉपुलर मेथड M1 मेथड है। आप याद रखें, M1 एक नैरो मेथड है, छोटा मेथड है। अच्छा बच्चे, मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं, एक देश में देश की कुल जनता के पास एक समय बिंदु पे टोटल कितना पैसा है, देश की जनता के पास एक समय बिंदु पे टोटल कितना पैसा है, वो मनी सप्लाई है। 4 मेथड से हम इसे देख सकते हैं। जो हमारा मेथड है वो है M1, CC प्लस DD प्लस OD। CC नोट और सिक्के जो जनता के पास है, DD डिमांड डिपॉजिट, जनता की मांग जमा जो बैंकों में है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, DD में हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, आंतरिक बैंक जमाएं, बैंकों का पैसा जो एक दूसरे के पास है वो नहीं लेते। और एक और बात, DD में हम फिक्स डिपॉजिट, सावधिक जमा को भी नहीं लेते। करंट डिपॉजिट
और सेविंग डिपॉजिट, चालू खाता जमा और बचत खाता जमा तो डीडी में लेते हैं, लेकिन एफडी को नहीं लेते। और अदर डिपॉजिट के बारे में मैंने क्या बोला कि आरबीआई के पास कितनी जमा है, तो आरबीआई के पास अगर हमारी सरकार और हमारे बैंक ने जमा किया तो मत लेना, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जमा करती है तो उसको आपको लेना होता है। चलो कर लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देना क्या है अगला, वाणिज्यिक बैंक साख का निर्माण कैसे करती है। आपको सीधा मैं ये चीज टेबल से दिखाता हूं, ये देखो जी। पहले तो आप ये देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आएगा। इंग्लिश वालों ने क्वेश्चन देखा भाई बच्चों, हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है, वाणिज्यिक बैंक साख का निर्माण कैसे करती है। आप सबको पता है देश में पब्लिक को लोन देने का काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक। अब अगर आपको ये समझना है कि कमर्शियल बैंक ये काम कैसे करता है तो पहले आप दो वर्ड समझो, एक तो इनिशियल डिपॉजिट, दूसरा एलआरआर। देखो इनिशियल डिपॉजिट, प्रारंभिक जमा, ये वो डिपॉजिट है जो पब्लिक कैश की फॉर्म में सारे बैंकों के पास जमा करवाती है, ठीक है। फिर एलआरआर फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक आरक्षित अनुपात। ये क्या है, ये वो रिजर्व है जो देश के सारे बैंकों को कमर्शियल बैंक के कहने पर सेंट्रल बैंक के कहने पर बनाना पड़ता है। देश के जितने बैंक हैं सबको आरबीआई के कहने पर जो रिजर्व रखना पड़ेगा उस रिजर्व का नाम है एलआरआर। क्या इतनी बात ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट मतलब जनता ने बैंकों के पास कितना नगद जमा करवाया, और एलआरआर मतलब आरबीआई के कहने पर कितना डिपॉजिट जो है कमर्शियल बैंकों को रिजर्व कितना रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको क्रेडिट क्रिएशन समझना है तो मेरी एक दो बातें और मान लो। पहला, देश में सारे बैंक एक ही यूनिट होते हैं, सबको आरबीआई कंट्रोल करता है। दूसरा, देश में कोई भी लेन देन नगद के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैश की फॉर्म में लेन देन करोगे तो फिर क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। आओ ध्यान दो, माना कि प्रारंभिक जमा 1000 करोड़ है, ठीक है, और माना कि आरबीआई ने बताया कि एलआरआर है 20%। तो अब देखो कैसे करेगा कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन। देखो सारे बैंकों को मिला के 1000 करोड़ रुपए जमा हुए, तो क्या बैंक पूरे 1000 करोड़ जनता को लोन दे सकता है? नहीं रे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरबीआई गुस्सा हो जाएगा। तो 1000 करोड़ का 20% बोला ना आरबीआई ने, तो कमर्शियल बैंकों ने 1000 करोड़ का 20% मतलब 200 करोड़ रिजर्व रख लिया। अगर 200 करोड़ रिजर्व रख लिया 1000 करोड़ में से, तो अब कितने पैसे फ्री हुए? 1000 में से 200 करोड़ तो रिजर्व है, तो फ्री कितना है? 800 करोड़। बैंक ये पैसा कभी भी पब्लिक को लोन दे सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि कैश के रूप में लोन नहीं देती है। बैंक कहती है भैया जिसको लोन चाहिए बैंक में अकाउंट खुलवाओ, और उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो मान लो बैंक ने 800 करोड़ पब्लिक को लोन दे दिया। देखो प्रैक्टिकली सोचो तो पैसा अभी बैंक के ही पास रखा है, लेकिन पब्लिक को एक मैसेज कर दिया अलग अलग बंदे को जिसने लोन लिया कि भाई तेरा अकाउंट इतने से क्रेडिट हो गया। अब हमारी अजम्पशन क्या थी बच्चे, कि कोई भी लेन देन कैश की फॉर्म में नहीं होगा। अब समझो, जिस भी व्यक्ति ने यह लोन लिया है वो जब इसका यूज करेगा इन पैसों का, तो आगे सामने वाले को चेक के रूप में पेमेंट करेगा। ये हमारी मान्यता है, हम मान के चल रहे हैं। अगर चेक के रूप में पेमेंट करेगा तो चेक जिस भी बंदे को मिलेगा तो वो चेक लेके फिर से भागता हुआ कहां आएगा? बैंक में। तो जैसे ही चेक की फॉर्म में पेमेंट हुआ तो वो बंदा चेक लेके जिसने लोन लिया, मैंने लोन लिया, मुझे कुछ खरीदना था आपसे, तो मैंने आपको चेक काट के पेमेंट दे दी। तो अब आप वो चेक लेके कहां आओगे? बैंक में। सारे बैंक एक ही होते हैं, तो अब बैंक में 800 करोड़ का फिर से डिपॉजिट आ गया, और जैसे ही बैंक में 800 करोड़ का डिपॉजिट आया तो आप समझें 800 करोड़ से फिर बैंक 160 करोड़ 20% एलआरआर रख लेगा, है ना। 800 करोड़ का 20% 160 वो फिर से एलआरआर रख लेगा, और 640 करोड़ वो फिर से लोन देने के लिए फ्री है, जिसको भी लोन चाहिए ले लो। समझ गए मेरी बात? तो ये प्रोसेस लगातार, ये प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी ये भी समझो, जब तक जो इनिशियल डिपॉजिट था, प्रारंभिक जमा, वो धीरे धीरे सारा का सारा कहां ना आ जाए? एलआरआर में ना आ जाए। देखो ना, पहले 200 आए, फिर 160, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। तो जैसे ही
LRR की टोटलिंग इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होगी। देखा आपने, जैसे ही LRR की टोटलिंग इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होगी, वहीं पे क्रेडिट क्रिएशन रुक जाएगा, साख सृजन वहीं पर रुक जाएगा। अच्छा जी, कितना क्रेडिट क्रिएशन हुआ ये हम कैसे पता लगाएं? तो देखो बच्चा, फॉर्मूला होता है साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट प्रारंभिक जमा इनटू मनी मल्टीप्लायर मुद्रा गुणक। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि मुद्रा गुणक क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ LRR। जो LRR है उसका व्युत्क्रमानुपाती, उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, आपको मनी मल्टीप्लायर मिल जाएगा। बताओ, LRR 20% था तो 1/20% कर दो। अब आप बताओ 1/20/100, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/20। ये कट के क्या आ गया? 5 टाइम्स, 5 गुना। तो अब आपको पता है कि मनी मल्टीप्लायर कितना है, मुद्रा गुणक कितना है? 5 गुना। अब देखो, प्रारंभिक जमा कितना किया था पब्लिक ने बैंकों में? 1000, और मुद्रा गुणक 5 गुना है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000 करोड़। तो देखो भैया, ऐसे ही क्रेडिट क्रिएशन चलते 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 कितना हो जाएगा? 5000 करोड़। बस आपको 2 राउंड दिखा देना है, एक मैंने ये वाला राउंड दिखा दिया, दूसरा फिर मैंने ये वाला दिखा दिया, फिर आपको डॉट डॉट डाल के दिखा देना है, ठीक है? 5000 करोड़ का क्रेडिट क्रिएशन, उसमें से रिजर्व कितना? 1000 करोड़। तो बैंक पब्लिक को लोन कितना दे पाई बच्चों? 4000 करोड़। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगली एक बात और बताना चाहूंगा, आप याद रखना कि क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन और LRR के बीच इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध। अगर देश में LRR बढ़ा तो क्रेडिट क्रिएशन देश में कम होगा, और अगर LRR कम हो गया तो क्रेडिट क्रिएशन देश में बढ़ जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखें। चलें आगे, चलिए आगे देखिए क्या है आपके पास, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य। देखो बच्चों, केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक, कई सारे काम करता है जो इसके मेन काम है, और ये लिखे हुए आपके पास मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला, ये मुद्रा जारी करता है, नोट इशू करता है। दूसरा, ये सरकार का बैंक है। तीसरा, ये बैंकों का भी बैंक है। चौथा, ये मुद्रा पूर्ति को, साख नियंत्रण, मतलब जो क्रेडिट क्रिएशन है उसको कंट्रोल करता है। और अगली बात, देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी पैसा, सबको यही कंट्रोल करता है। तो ये 5 काम सेंट्रल बैंक करता है, और आप सबसे पहले ये दोनों को सुने, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये सरकार का बैंक है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होने के नाते गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट का एजेंट है, और गवर्नमेंट का एडवाइजर है। एज अ बैंकर, अगर सरकार का कोई भी लेन देन हो रहा है तो उसका हिसाब किताब RBI रखता है। एज अ एजेंट होने के नाते, अगर सरकार को पब्लिक डेब्ट, जनता के उधार को मेंटेन करना है, अपनी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना है, तो वो RBI करके देता है। और एज अ एडवाइजर, अगर सरकार को कभी किसी भी मुद्दे पर कोई वित्तीय सलाह चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो वो भी सरकार को कौन देता है? RBI देता है। बोलो ठीक हो? उसके बाद अगली बात पे बढ़ना कि भाई जो ये RBI होता है वो बैंकों का भी बैंक होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मतलब जनरल पब्लिक का जो संबंध किसके साथ है? जनरल पब्लिक का जो संबंध किसके साथ है? कमर्शियल बैंकों के साथ। वही रिलेशन सारे कमर्शियल बैंकों का किसके साथ है? RBI के साथ। ठीक है, मतलब अगर कमर्शियल बैंक को उधार चाहिए तो RBI से लेगा, अपने पैसे जमा करने हैं तो वो RBI के पास जमा करेगा। ठीक है, बैंकों का बैंक होने के नाते 3 काम वो करता है RBI कमर्शियल बैंक के लिए, और तीनों एक बार आप उठा के पढ़ लेना जरूर। पहला, कि अगर कभी भी कमर्शियल बैंक को अपना CRR, नगद कोष रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो, तो वो RBI के पास रखता है। दूसरा, अगर बैंकों को कभी भी अंतिम कहीं से लोन नहीं मिलता और अंतिम ऋण के रूप में लोन चाहिए, अब कोई लोन नहीं दे रहा, तो RBI उसको लोन देके जो है अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का काम करता है। और उसके अलावा अगर बैंकों के पास एक दूसरे के नाम का चेक है, जैसे मान लो PNB के पास SBI के नाम का चेक है, तो बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक के लिए वो चेक को क्लियर करने का काम भी कौन करके देगा? तो RBI करके देगा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो बैंकों का बैंक होने के नाते ये 3 काम
आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए करता है। पहला, कमर्शियल बैंक के नगद कोष कैश रिजर्व को संभालता है। दूसरा, जरूरत पड़ने पर कमर्शियल बैंक को लोन देता है। और तीसरा कि अगर बैंकों को आपस में एक दूसरे के नाम के चेक क्लियर करने हैं, ठीक है, तो वो भी क्लियर करके देता है। उसके अलावा पांचवें पॉइंट पे ध्यान दें कि देश में मुद्रा का जो कोष है, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी भंडार, जो देश में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, डॉलर का रिजर्व, उसको भी कौन संभाल के रखता है? आरबीआई। ये बात आप ध्यान दें कि एक देश में जितना भी विदेशी भंडार है, विदेशी पैसों का भंडार, वो सारा किसके पास रखा है? आरबीआई के पास। और इन बातों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, देश में मुद्रा पूर्ति और साख नियंत्रण भी कौन करता है? आरबीआई। अभी अभी आपने देखा कि क्रेडिट क्रिएशन करता कौन है? कमर्शियल बैंक। देश में उधार देने का काम किसका है? कमर्शियल बैंक का। लेकिन कमर्शियल बैंक कितना उधार देगा, ये कौन कंट्रोल करेगा? ये करेगा कंट्रोल सेंट्रल बैंक। देखिए, ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कंट्रोल करेगा। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन डाल रखा है आगे कि देश में क्रेडिट क्रिएशन को कैसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। चलो आगे ध्यान दो, अगली चीज पे ध्यान दो। सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य बताइए। जो आपका गवर्नमेंट बजट है, उसके क्या क्या उद्देश्य है? एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो, कई सारे ऑब्जेक्टिव है, बट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, संसाधनों का पुनः वितरण, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सबको पता है रिसोर्स कितने हैं? रिसोर्स लिमिटेड है। अब सरकार चाहती है कि रिसोर्स का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा वितरण हो कि प्रॉफिट और वेलफेयर दोनों बढ़ जाए, लोगों का कल्याण भी हो और देश में लाभ भी बढ़े। अब सरकार इसके लिए क्या करती है? सरकार इसके लिए अमीरों के ऊपर, मतलब सरकार इन्वेस्टर को बुलाने के लिए टैक्स लगा देती है, टैक्स को घटा देती है। जब सरकार टैक्स को घटाती है तो इन्वेस्टर आते हैं, निवेशक। दो तरीकों के निवेशक आते हैं। एक, जो कल्याण संबंधित चीजें लाए, वेलफेयर से रिलेटेड चीज, जैसे खादी प्रोडक्ट, तो ऐसे इन्वेस्टर को सरकार टैक्स छूट दे देती है। और अगर कोई इन्वेस्टर आया है हार्मफुल प्रोडक्ट, नुकसानदायी चीजें, जैसे अल्कोहल, सिगरेट जैसी चीजें लेके आया है देश में बनाने के लिए, तो उसके ऊपर सरकार भारी कर लगा देती है। तो ये पॉइंट है आपका रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसमें एक और बात भी थी, आपको याद होगा कि जिन चीजों को कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाना चाहता है, उन चीजों का प्रत्यक्ष उत्पादन, डायरेक्ट प्रोडक्शन सरकार खुद करती है। अच्छा, उसके अलावा आय तथा आय मतलब इनकम, आय और संपत्ति में असमानता को कम करना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सरकार बजट के द्वारा इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को भी घटाती है। कैसे? तो जो रिच लोग हैं उन पे टैक्स बढ़ा देती है और वहां से जो पैसा आता है गरीबों को एज अ सब्सिडी, आर्थिक सहायता के रूप में दे देती है। रिच पे जब भारी कर लगता है तो उसकी अमीरी थोड़ी घटती है, गरीब को जब आर्थिक सहायता मिलती है तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा उठता है और अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो घट जाता है। ठीक है, अगली चीज, बच्चे सारे चैप्टर की वीडियो बना दी आपके लिए मैंने मैक्रो की, तो आप वहां से देखें। अगली चीज देखो क्या है? आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मैंने बताया आपको कि देश कब होता है इकोनॉमिकली स्टेबल? जब देश में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो। अगर कभी एग्रीगेट डिमांड बड़ा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस केस में सरकार दो काम करती है, एक टैक्स को बढ़ा देती है ताकि लोग ज्यादा डिमांड ना कर पाए, और दूसरा अपना एक्सपेंडिचर, सरकार अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंस को घटा देती है ताकि एडी घटे और एएस के बराबर हो जाए। और अगर एडी लेस देन एएस है तो इसे अपस्फीति, डिफ्लेशन कहते हैं। सरकार इस केस में टैक्स को घटाती है और अपने खर्चे बढ़ाती है ताकि देश में क्या हो? ताकि देश में एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग बढ़ पाए और अर्थव्यवस्था किस में चली जाए? स्थिरता में, स्टेबिलिटी में चली जाए। ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट बच्चों। गवर्नमेंट बजट के तीन ऑब्जेक्टिव, तीनों में से कोई भी एक एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। चले आगे। सारे टॉपिक इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ना कि अगर आप इनको बैठ के पढ़ लोगे तो मैक्सिमम पेपर मैक्रो का इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चे, अगर आपकी इनकम पर या आपकी प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स लगा
किसी व्यक्ति की इनकम या प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स लगा तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जब आप कोई गुड्स या सर्विस खरीदोगे या बनाओगे तो जो आपके ऊपर टैक्स लगा वो है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगेगा वही इसको भरेगा। इनडायरेक्ट टैक्स के भार को आप किसी और पर डाल सकते हो। डायरेक्ट टैक्स कम लोगों पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो अप्रत्यक्ष कर है वो ज्यादा लोगों पर लगता है। आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, प्रत्यक्ष कर व्यक्ति और कंपनियों पर लगता है, पर्सन और कंपनीज पर, और जो इनडायरेक्ट टैक्स वो गुड्स और सर्विस पर लगता है। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर के भार का हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर के भार को हस्तांतरित किया जा सकता है। फिर जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील। आपके इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट आपके ऊपर बढ़ाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अनुपातिक होता है, मतलब एक फिक्स रेट से लगता है। डायरेक्ट टैक्स की पहुंच सीमित होती है, देश में ज्यादा लोगों पर डायरेक्ट टैक्स लग नहीं पाता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जो कवरेज होती है वो ज्यादा होती है, देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लगा पाती है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो खरीदोगे और जैसे ही खरीदोगे वैसे ही आपके ऊपर कौन सा टैक्स लग जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। कर लो स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलिए अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट और पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, वो रिसिप्ट जिसके आने से, वो रिसिप्ट जिसके, वो प्राप्ति जिसके आने से एसेट्स का घटना या लायबिलिटी का बढ़ना नहीं हुआ, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट, वो प्राप्ति जिसके आने से या तो सरकार की संपत्ति घट गई या सरकार का कर्जा क्या हो गया, बढ़ गया, तो वो क्या है आपके पास, कैपिटल रिसिप्ट, मतलब पूंजीगत प्राप्ति। ये आपको मेन बात है और इन दोनों में डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात बताओ, सरकार को टैक्स का पैसा मिला तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो राजस्व प्राप्ति है। अच्छा, सरकार ने कहीं से लोन लिया तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि कर्जा बढ़ गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा दोनों में डिफरेंस, आप स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए क्या है, ना तो देयता उत्पन्न करता है, मतलब लायबिलिटी को नहीं बढ़ाता, और ना ही कोई संपत्ति घटाता है, एसेट्स को नहीं घटाता। इसमें क्या है, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट्स जो है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और ये नियमित प्राप्ति है, रेगुलर मिलने वाला पैसा है ये सरकार को, और ये अनियमित इरेगुलर मिलने वाला पैसा है। ठीक है, सेम ऐसे बच्चों, सेम इसी तरीके से आप ये भी स्क्रीनशॉट कर लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट। ये अच्छा ऊपर का ही पार्ट है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। एग्जांपल देखो एक बारी, इनकम टैक्स मिल गया सरकार को, कहीं से ब्याज मिल गया, कोई फी मिल गई, तो सब रेवेन्यू है, और सरकार ने अपनी कोई संपत्ति बेच दी तो वो क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। बहुत सिंपल, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चा जो सरकार रेगुलर करती है और इससे किसी एसेट्स का बढ़ना या लायबिलिटीज का घटना नहीं होता। वो खर्चा जिसके होने से, रेगुलर खर्चे हैं सरकार के ये, और इसके होने से ना तो कोई एसेट्स बढ़ेगा ना कोई कर्जा घटेगा। जैसे सरकार ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, पेंशन दिया, इंटरेस्ट पेमेंट की, तो ये उसका एग्जांपल है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चा जिससे या तो एसेट्स बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे क्या, जैसे सरकार लोन की पेमेंट कर रही है ना, कोई बिल्डिंग खरीद रही है, तो वो सब क्या है सरकार के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक बात और ध्यान दो, ये रेगुलर प्राप्ति, रेगुलर एक्सपेंडिचर है, डेली के खर्चे, और ये कैसा एक्सपेंडिचर है, ये गैर आवृत्ति, कभी कभी होने वाले खर्चे। कर लिया स्क्रीनशॉट। चल अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है देखो, राजकोषीय घाटे के प्रमुख प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर फिस्कल डेफिसिट हो गया तो उसके मेन इंपैक्ट क्या होते हैं। पहले आप ये देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अगर सरकार का कुल खर्चा बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रिसिप्ट से, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट से, किसको छोड़ के, उधार को छोड़ के, तो हम कहेंगे क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। अगर फिस्कल डेफिसिट हो गया तो देश पे क्या क्या असर पड़ेगा। पहला,
ये मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। कैसे? अगर आपको फिस्कल डेफिसिट हुआ और आपने आरबीआई से उधार लिया आपके देश ने, तो आरबीआई नया पैसा देश को दे देती है, न्यू करेंसी प्रिंट करके दे देती है। जब देश में नया पैसा आएगा तो लोगों की खर्च करने की पावर बढ़ेगी और देश में महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगला, देश ऋण जाल में फंस जाता है। एक बार अगर आपको फिस्कल डेफिसिट हो गया तो इसको भरने के लिए आपको उधार लेना होगा, और जब आप उधार लोगे तो उधार पे आपको ब्याज देना होगा। जब आप ब्याज दोगे तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय बढ़ेगा। जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा होगा, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बड़ा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट से। अब देखो, एक घाटा तो था फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा तो था, लेकिन उस घाटे की वजह से अब आपको राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट भी हो गया और आप कर्जे के एक जाल में फंस गए हो, ऋण जाल, डेप्ट ट्रैप में फंस गए हो। यह देश की भावी पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन को भी प्रभावित करती है। अब बताओ, अगर आपका देश लगातार उधार लेगा फिस्कल डेफिसिट की वजह से, तो आने वाली जो जनरेशन है उसको अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में देना पड़ेगा। और जब आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी कमाई का ब्याज के भुगतान में कर दोगे तो आपके देश का फ्यूचर ग्रोथ, भविष्य में विकास बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार, यार वेरी इंपॉर्टेंट ये नहीं है लाया ही 25 टॉपिक हो तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। जो तैयार करके जाएगा मैक्रो पूरी उसे आ जाएगी पेपर में, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है, राजस्व घाटे के प्रभाव क्या है। पहली बात तो आप देख लो कि व्हाट इज राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। अगर सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेली वाले खर्चे सरकार के डेली वाले रिसिप्ट से ज्यादा है तो सरकार को क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट। जो दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं वो ज्यादा है और कमाई कम है तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। क्या होगा, सरकार की देनदारी बढ़ा देगा, लायबिलिटी बढ़ा देगा, है ना। और ये सरकार के लिए अनावश्यक व्यय की जानकारी देता है, ये बताते हैं कि सरकार बेमतलब के खर्चे कम करो। और यह ऋणों के बोझ को बढ़ा देता है, सरकार के ऊपर ये लायबिलिटी को बढ़ा देता है। चलो अगली चीज पे आ जाओ, क्या है देखो जरा, केंद्र बैंक द्वारा साख नियंत्रण के प्रमुख उपकरण क्या है। मैंने आपको क्या कहा था कि क्रेडिट क्रिएशन करता कौन है, कमर्शियल बैंक, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। आप ये देख लें, इन चीजों की मदद से सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल करता है। बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक, आरबीआई, कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा, है ना। अगर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को घटा देगा, क्रेडिट क्रिएशन घटाना है तो बैंक रेट को बढ़ा देगा। रेपो दर, वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए उधार देगा, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए उधार देगा। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म। देश में लोन सप्लाई बढ़ाना है तो रेपो रेट कम और घटाना है तो रेपो रेट ज्यादा। विपरीत रेपो दर, वो रेपो रेट जिस पे कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवा देता है। कमर्शियल बैंक पे अगर ज्यादा पैसा है तो वो आरबीआई के पास जिस रेट पर जमा करवाएगा वो विपरीत रेपो दर है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और अगर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है तो रिवर्स रेपो रेट कम, घटाना है तो रिवर्स रेपो रेट ज्यादा। ये देखो सीआरआर, मैंने बताया था आपको, सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात, एसएलआर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों किसका पार्ट होते हैं, एलआरआर का। और मैंने कहा था कि एलआरआर और क्रेडिट क्रिएशन में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। अगर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है तो इनको क्या कर दो, इनको घटा दो, और क्रेडिट क्रिएशन घटाना है तो इनको क्या कर दो, बढ़ा दो। खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट होने के नाते उसकी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करता है। तो अगर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है ना, तो क्या करो, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है तो सिक्योरिटीज को बाय कर लो, खरीदना शुरू कर देगा आरबीआई। क्या होगा, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी खरीदेगा तो सिक्योरिटी आरबीआई के पास और पैसा कमर्शियल बैंक के पास, वो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा देगा। और क्रेडिट क्रिएशन घटाना है तो सरकार की प्रतिभूतियों को आरबीआई बेचना शुरू कर देता है। ये सब मात्रात्मक, मतलब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे। मात्रात्मक उपकरण वो होते हैं जो पूरे देश के क्रेडिट क्रिएशन को असर डालते हैं, और ये कुछ गुणात्मक भी है, गुणात्मक जो चुनिंदा क्षेत्र पे असर डालेंगे। 3 है बट इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है, सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है, सरकार जब बैंक पब्लिक को लोन देगी और पब्लिक से जो मॉर्गेज गिरवी रखवाएगी, दोनों के अंतर को मार्जिन कहते हैं। जैसे मान लो आपसे 10 लाख रुपए का घर रखवाया
और आपको 8 लाख का लोन दे दिया, तो बीच में जो 2 लाख का गैप है वो सीमांत आवश्यकता मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अगर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है तो आरबीआई मार्जिन को घटा देती है, और क्रेडिट क्रिएशन घटाना है तो आरबीआई मार्जिन को बढ़ा देती है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा। सारे ही टॉपिक जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई विच वन इज बेटर, मॉनेटरी जीडीपी और रियल, मतलब कि नॉमिनल और रियल में से कौन सा बेटर है? मॉनेटरी मतलब रियल और ये मॉनेटरी मतलब नॉमिनल। हिंदी, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में कौन सा बेटर है? देखो आपको पता है जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें क्या करते हैं, इस साल का गुड्स और सर्विस मल्टीप्लाई में इसी साल का प्राइस, तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा जीडीपी है? नॉमिनल है ना। सेम साल के प्राइस से मल्टीप्लाई करके जीडीपी निकालोगे तो नॉमिनल। और रियल वाले में क्या होता है, इस साल का गुड्स एंड सर्विस मल्टीप्लाई प्राइस कब का? बेस ईयर का, पिछले साल का कोई प्राइस, आधार वर्ष का। तो अगर आप बेस ईयर का प्राइस लेके निकालोगे तो इस जीडीपी को क्या बोलते हैं? रियल। और जैसा कि मैं सबको बता चुका हूं पुरानी वीडियोस में कि दोनों में से बेटर कौन होता है? रियल बेटर होता है। और क्यों होता है? तो ये 3 कारण स्क्रीनशॉट कर लो। इन 3 कारणों की वजह से रियल जीडीपी इज मोर बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचो। देखो क्या है, जीडीपी का वितरण कैसे आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में एक सीमा है। हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी इज अ लिमिटेशन एज अ इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर। देखो बेटा हमेशा याद रखो, जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कहते हैं जीडीपी के बढ़ने पर भी वेलफेयर नहीं होगा, जिनमें से एक है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का वितरण। आप खुद बताओ, एक देश ने जीडीपी बढ़ा लिया, ठीक है, लेकिन जब उसको बांटने की बारी आई अमीर और गरीब में, तो जीडीपी का बड़ा हिस्सा अमीर ले गया, छोटा सा हिस्सा गरीब को मिला। तो क्या जीडीपी के बढ़ने पर भी देश का कल्याण हुआ? नहीं हुआ। तो याद रखो, अगर जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन आप इक्वल तरीके से नहीं करोगे तो जीडीपी के बढ़ने पर भी कल्याण नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये लिमिटेशन है जीडीपी एंड वेलफेयर की। बेटा इस वाली लिमिटेशन के अलावा 2 आप और पढ़ लेना, एक तो एक्सटर्नलिटीज, बाह्यता जरूर पढ़ लेना, और दूसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, गैर मौद्रिक लेन देन। 3 लिमिटेशन पढ़ के जाना। एक किसकी लिमिटेशन है, ये किसकी सीमा है? जीडीपी और कल्याण की सीमा है। जीडीपी के बढ़ने से कल्याण बढ़ता है, जीडीपी के घटने से कल्याण घटता है, लेकिन इसकी कई सारी सीमाएं हैं, लिमिटेशन, जो ऐसा नहीं होने देती कई बार। तो 3 जरूर पढ़ना है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का वितरण मैंने बता दिया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, देश में असमान वितरण करोगे, तो जीडीपी के बढ़ने पर भी लोगों का कल्याण नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरा एक्सटर्नलिटी, बाह्यता जरूर पढ़ लेना है। और तीसरा क्या पढ़ लेना है आपको? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, गैर मौद्रिक लेन देन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बताइए कि निम्न में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिख दिए कि किसको नेशनल इनकम में लेंगे और किसको नहीं लेंगे। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, और ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। याद रखना, नेशनल इनकम में हम फैक्टर इनकम को लेते हैं, और कमाने वाला बंदा देश का नॉर्मल रेसिडेंट हो। और ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम में हम, घरेलू आय में हम किसको लेते हैं? फैक्टर इनकम को। और इसमें ये नहीं देखते किसने कमाया, ये देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी घरेलू सीमा में कमाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय में देखते हैं कि कमाने वाला व्यक्ति हमारा निवासी हो, और डोमेस्टिक इनकम में देखते हैं कि हमारी घरेलू सीमा हो। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज डबल काउंटिंग? सॉरी, वो तो डबल काउंटिंग क्या हो तो मैंने पहले बता दिया। भाई डबल काउंटिंग से कैसे बचा जा सकता है, हाउ टू अवॉइड। तो हाउ टू अवॉइड दोनों पॉइंट मैंने आपको पीछे ही पढ़ा दी, है ना। 2 रास्ते हैं अवॉइड करने के, डबल काउंटिंग से बचने के 2 रास्ते हैं। एक है फाइनल आउटपुट मेथड, इसमें आपको देखना होता है कि लास्ट में कौन है यूजर, उसके हाथ में गुड्स कितने का पहुंचा। और एक है आपके पास वैल्यू एडेड मेथड, इसमें आपको देखना होता है कि कितना मूल्य वृद्धि हर व्यक्ति ने किया। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हमारे फार्मर ने किया था 500 का वैल्यू एडेड, मिलर ने 300 का, बेकर ने 200 का, तो जोड़ के 1000 रुपए हमें नेशनल इनकम में लेना था। ठीक है, चलिए आखिरी पे आइए, लास्ट क्वेश्चन आपका,
व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना होता है? नेशनल इनकम निकालने के टाइम एक्सपेंडिचर मेथड के क्या प्रिकॉशंस हैं? बच्चे, आप मेरी एडवाइस है आपको कि आप इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन तीनों के प्रिकॉशन पढ़ लेना, किसी का भी आ सकता है। जैसे देखो, एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है? इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं लेना। दूसरा, हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लेना। अगला, पुरानी चीजों के सेल परचेस को नेशनल इनकम में नहीं लेना, लेकिन जो बिकवाएगा, खरीदवाएगा, उसका ब्रोकरेज या कमीशन लेना है। अगला, फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इनके सेल परचेस को नेशनल इनकम में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्शन का काम नहीं हुआ, इसमें भी पहले राष्ट्रीय आय में लिया जा चुका है। इंटरमीडिएट पहले से ही फाइनल में जुड़ा होता है। ट्रांसफर इनकम में कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता, ठीक है। और उसके अलावा स्वलेखा उत्पादन पर खर्च, अगर किसी ने अपने उपयोग के लिए गुड्स बनाया है, वस्तु, तो मैं आपको बता चुका हूं कि सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स को हम नेशनल इनकम में लेते हैं, वस्तुओं के स्वउपभोग को राष्ट्रीय आय में लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा सेवा का स्वउपभोग कर रहा है, जैसे मैं टीचर हूं और मैं अपने ही भाई को पढ़ा रहा हूं, तो इस सर्विस को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक का प्रिकॉशन दिया ना सामने, ठीक है। आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तीनों के प्रिकॉशन को पढ़ लोगे, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, ये आपके लिए वो 25 क्वेश्चन थे, 25 टॉपिक थे, जिसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो पक्का 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 आपका मैक्रो का एग्जाम इसी में से दिखेगा, मिड टर्म का, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है। पहला, आप वीडियो को पूरा देखें और हर क्वेश्चन को आप रिटर्न में लिखित रूप में तैयार करें। दूसरा, आप जितने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड हैं जो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में इको कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, जिनका 6 तारीख को मिड टर्म का एग्जाम है, उनको आप इसे शेयर करें। जय श्री राम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।